नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना काल में हुआ बड़ा घोटाला। 2800 की कोविड किट को जेब भरने के लिए 15,750 रुपए में खरीदा। जी हां दोस्तों, कोरोना के मामले में भी भ्रष्टाचार नहीं थम रहा है और ये बड़ा घोटाला सामने आया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से कुछ नेताओं ने और विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में रहकर गद्दारी की है और सरकार तक गंवानी पड़ी, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी सतर्क रहना चाहती है और आगे पोस्टर लगा दिया है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ नेता चाहिए। और इसी के साथ मोटू पतलू भी बाहर नजर आ रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी कार्यालय से बाहर निकलते ही निकाल दिए गए सिंधिया के पोस्टर, कांग्रेस ने कसा तंज। और मध्य प्रदेश से आई है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कोरोना काल में बड़ा घोटाला। 2800 की कोविड किट को जेब भरने के लिए 15,750 में खरीदा। जी हां दोस्तों, यूपी के बिजनौर में कोरोना काल में बड़ा घोटाला हुआ है। यहां 5 गुना महंगी कोविड किट खरीदी गई है। बता दें कि 5,800 में इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने पर गाजीपुर के डीपीआरओ नप गए। 9,950 में खरीदने पर सुल्तानपुर के डीपीआरओ सस्पेंड हो चुके हैं। इसके बाद भी बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग में यह खरीद 15,750 रुपए में होने पर भी नियम अनुसार बताई जा रही है। जीएसटी सहित 12,390 के रेट से इंफ्रारेड थर्मामीटर और 3,360 की दर से पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे गए। करीब 5 गुना दामों पर हुई यह खरीद जैम पोर्टल के अनुसार होने का दावा किया गया है। गौरतलब है कि कई जनपदों में इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की किट खरीदने में शासन की ओर से निर्धारित अधिकतम 2800 रुपए प्रति किट से अधिक के खरीद के मामले सामने आ रहे हैं। सुल्तानपुर में इन दोनों उपकरणों की करीब 9,950 रुपए में खरीद होने पर वहां के लंबुआ से विधायक देवमणि त्रिवेदी के मत पत्र पर मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच शुरू हुई व डीपीआरओ सस्पेंड हो गए। गाजीपुर में 5,800 रुपए में यही उपकरण खरीदने पर डीपीआरओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बिजनौर के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सीएमओ बिजनौर ने सहारनपुर की फर्म याशिका इंटरप्राइजेस से 8 अप्रैल 2020 को ऑर्डर देकर जीएसटी सहित 12,390 रुपए प्रति की दर से 12 इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीदे तथा सहारनपुर की ही फर्म आयुषी इंटरप्राइजेस से 1 अप्रैल 2020 को ऑर्डर देकर जीएसटी सहित 3,360 रुपए की दर से 20 पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, मोटू पतलू भी आ रहे नजर। जी हां दोस्तों, उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा प्रहार शुरू कर दिया है। भोपाल स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर के जरिए सिंधिया के साथ बीजेपी में गए लोगों पर वार किया गया है। पोस्टर में तस्वीर सिर्फ मोटू और पतलू की नजर आ रही है। वहीं स्लोगन लिखा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। कांग्रेस उपचुनाव से पहले आक्रामक हो गई है, पोस्टरों के जरिए बीजेपी पर वार कर रही है। भोपाल स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दें, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। और उसके आगे लिखा है कि माफ करे गद्दार। इस पोस्टर के नीचे निवेदक के रूप में राजेश कुमार अहिरवार का नाम लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पोस्टर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह उन 25 लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए जनता के मैंडेट को बेच दिया है। वे लोग चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीते थे लेकिन वोट का सौदा कर लिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस पोस्टर के जरिए बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। सिंधिया के साथ 22 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उसके 3 लोग और छोड़े थे। 25 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी कार्यालय से बाहर निकलते ही निकाल दिए गए सिंधिया के पोस्टर, कांग्रेस ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, चंबल अंचल की 16 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने दांव चल रही है। इस दौरान राजनीति के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल अंचल में अभी बीते दिनों कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने गृह नगर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उनके स्वागत में लगाए गए होर्डिंग और पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल ये विवाद एक वीडियो के वायरल होने पर हुआ जिसमें बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही बीजेपी कार्यालय से निकलते हैं वैसे ही उनके होर्डिंग्स और पोस्टर उतार लिए जाते हैं। अब इसी वीडियो को कांग्रेस अपना सियासी वार बनाते हुए सिंधिया पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया को जो तवज्जो कांग्रेस में मिलती थी वह बीजेपी में नहीं मिल रही है। जहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके दिखावे का स्वागत करते हैं, सिंधिया के जाते ही पर उनके स्वागत में लगे हुए होर्डिंग और बैनर पार्टी कार्यालय से उतार देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दे रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4000 से ज्यादा आपराधिक मामले लंबित, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि देश में 4000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आश्चर्यजनक है कि 36 साल से भी ज्यादा समय से मामला लंबित है। कोर्ट ने कहा कि अभियोग चलाने वालों की नाकामी है कि मामले इतने समय तक लंबित हो रहे हैं। सुनवाई इसको लेकर थी कि क्या ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। इस पर कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वकील पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि इतने लंबे समय से मामला क्यों लंबित है। कोर्ट ने कहा 1983 से मामला लंबित है और आप लोगों को पता नहीं, आखिर कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वकील से अगली सुनवाई में स्पष्टीकरण मांगा है। देश भर में 4000 से ज्यादा मामले लंबित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चौंकाने वाली बात है कि सांसदों विधायकों के खिलाफ देश में 4000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह आश्चर्यजनक है कि 36 साल से भी ज्यादा समय से मामला लंबित है। कोर्ट ने इसे अभियोग चलाने वालों की नाकामी कहा। इस पर अदालत के सहायक विजय हंसारिया ने सुझाव दिया कि सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में स्थगन विशेष परिस्थितियों से इतर नहीं दिया जाए। हाईकोर्ट निचली अदालतों के इसके प्रावधान तय करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गवाह संरक्षण के फैसले को तत्काल सभी राज्यों में लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अदालतों में नियुक्ति समेत अन्य व्यवस्था की जिम्मेदारी हाईकोर्ट निभाएगा। इस पर MX क्यूरे ने कहा कि अदालतों का गठन समस्या नहीं है, जरूरत है कि ट्रायल तेजी से और निर्धारित समय से निपटे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोग चलाने वालों के लिए भी इस संबंध में निर्देश देने की जरूरत है ताकि उनकी वजह से मामला लंबा नहीं चले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पी चिदम्बरम ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत थी, यह दिखावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को 68,820 करोड़ रुपए दिए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को सवाल किया कि यह राहत थी या दिखावा। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, प्रत्येक लाभार्थी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितना मिला? क्या यह वास्तव में राहत थी या सिर्फ दिखावा था? पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया 2.81 करोड़ लोगों को 2,814 करोड़ रुपए या प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए मिले। क्या यह पर्याप्त है? जनधन खाता रखने वाली महिलाओं को 3 महीने में 30,925 करोड़ रुपए या प्रति महिला 1,500 रुपए मिले हैं। क्या एक गृहिणी 500 रुपए महीने में एक परिवार चला सकती है? चिदम्बरम ने कहा प्रवासी कामगारों को 2 महीने में 2.67 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न मिला, यानी 5 किलो प्रति माह। क्या इससे एक प्रवासी और उसका परिवार गुजर कर सकता था? कांग्रेस नेता ने यह दावा भी किया, ये आंकड़े साबित करते हैं कि दिया गया धन अत्यंत सीमित और पूरी तरह से अपर्याप्त था। निश्चित रूप से यह पैसा मांग को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में काम नहीं कर सका। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए की PMGKY योजना के हिस्से के तौर पर मुफ्त अनाज और महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नगद सहायता देने की घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, 13 सितंबर को हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, राजनीतिक दलों के त्राहिमाम संदेश और असंतोष के बावजूद निर्वाचन आयोग में बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 सितंबर के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। बिहार विधानसभा के साथ बिहार में लोकसभा की 1 सीट और कई राज्यों की विधानसभा की हाल ही में खाली हुई 64 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 13 सितंबर के आसपास संभावनाएं ज्यादा प्रबल है। हालांकि मौजूदा विधानसभा के चुनाव का ऐलान 9 सितंबर को हुआ था। वैसे भी बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। राज्य में 243 सीटों के लिए मतदान होना है। 20 दिनों की अवधि में चुनावी प्रक्रिया पूरी। आयोग के सूत्र संकेत दे रहे हैं कि चुनाव के लिए मतदान संभवतः 3 चरणों में हो। दशहरे के बाद और दिवाली से पहले के 20 दिनों की अवधि में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ये भी मुमकिन है कि बाढ़ की सबसे अधिक आशंका वाले इलाकों में सबसे आखिरी चरण में मतदान हो। पिछले 7 दशकों में हुए निर्वाचन से ये निर्वाचन प्रक्रिया काफी जुदा, नई और अलग होगी, क्योंकि कोविड संकट, 6 महीने के लॉकडाउन, अनलॉक और कोरोना के बढ़ते घटते मरीजों की तादाद के बीच बिहार पहला राज्य है जहां विधानसभा के चुनाव होंगे। वहीं सुरक्षा के दोहरे इंतजाम के बीच यानी नक्सली, अपराधी और राजनीतिक गुंडागर्दी से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए भी और कोविड वायरस से मतदाताओं की सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक धनतेरस से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया यानी मतदान के सभी चरण और मतगणना पूरी करने की कोशिश रहेगी। अगर उसमें कोई भी अड़चन आती है तो मतगणना का काम छठ पर्व के बाद भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सवालों से तिलमिलाए गुंडागर्दी पर उतरे बीजेपी विधायक संजय सरावगी, पत्रकार का मोबाइल छीना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों और मंत्रियों को जनता का कोप भाजन बनना पड़ रहा है। चुनाव जीतने के बाद लोगों की सुध नहीं लेने वाले जनप्रतिनिधि जब वोट की आस लिए क्षेत्र पहुँच रहे हैं तो खदेड़ दिए जा रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं। हालांकि बीजेपी विधायक संजय सरावगी का मामला अलग है। विधायक जी सत्ताधारी पार्टी से आते हैं, इसलिए जब उन्हें ऐसे ही आक्रोश का सामना करना पड़ा तो वे खींच गए और सारा गुस्सा पत्रकार पर उतार दिया। विधायक जी गुंडागर्दी पर उतर आए और पत्रकार का न सिर्फ मोबाइल छीना बल्कि उसके लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। नगर विधायक जी दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 46 में विधायक जी एक सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे। विधायक जी शिलान्यास कर पाते इससे पहले उनके खिलाफ विधायक के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। लोगों के भयंकर गुस्से को देखकर तिलमिलाए विधायक जी पत्रकारों से ही उलझ पड़े। आपको बता दें कि विधायक जी उसी सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे थे जिसका शिलान्यास पिछले चुनाव में बीजेपी सांसद कर चुके थे। बावजूद इसके इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ। लोगों में इसी को लेकर नाराजगी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन, कांग्रेस का आरोप बिहार को 15 वर्षों में कुछ नहीं मिला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में बिहार के लोगों ने परेशानी झेली है। जब दूसरे राज्य अपने लोगों को बुलाने के लिए गाड़ियां भेज रहे थे तब बिहार में उन्हें आने से रोका जा रहा था। प्रमोद तिवारी बुधवार को कांग्रेस के मधुबनी सुपौल जिला के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में बोल रहे थे। आह्वान किया कि बिहार के विकास के लिए इसे भाजपा जेडीयू से बचाइए। आरोप लगाया कि बीते 15 सालों में बिहार और मिथिलांचल को कुछ नहीं मिला। प्रभारी सचिव और महासम्मेलन संयोजक अजय कपूर ने कहा कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। पूर्व मंत्री शकील अहमद ने कहा कि बिहार और देश को भाजपा जेडीयू ने बेपटरी कर दिया है। कहा कि बेरोजगारी आज बीते 45 सालों में सर्वाधिक है। हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने उसी भाजपा से हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ जनता ने उन्हें जिताया था। NSUI की पूर्व अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि बीते 15 वर्षों में बिहार के हिस्से बदहाली, महिला अत्याचार, बेरोजगारी, पलायन के अलावा कुछ नहीं आया। पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि बिहार की जनता पर जबरन चुनाव थोपा जा रहा है। आरोप लगाया कि सरकार फिर पैसे के दम पर वोट खरीदना चाहती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रवीश कुमार ने उठाया सवाल, एक तरफ बीजिंग के बैंक से लिए जा रहे लोन, दूसरी तरफ बैन हो रहे ऐप। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक तरफ चीन के ऐप बैन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजिंग के बैंकों से लोन लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब चीनी कंपनियों को भगाने का भूत शांत हो चुका है। रवीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रोपेगेंडा चल रहा है। चीनी सोशल मीडिया में भी भारत को लेकर एक तरह का भूत खड़ा किया जा रहा है। भारत ने चीन के खिलाफ ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया, बकौल रवीश, जबकि भारत ने ऐसा कुछ किया नहीं है। भारत ऐसा क्यों करेगा? शहीद तो भारत के सैनिक ही हुए हैं। उल्टे भारत ने तो संयम का परिचय दिया है। उनके मुताबिक कहीं चीन में भारत के खिलाफ कोई माहौल बनाकर कोई गेम तो नहीं हो रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रही वहां की जनता को कोई खुराक दी जा रही हो। दूसरी तरफ भारत ने इस मामले में अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। सेना का बयान आता है, कारगिल युद्ध के समय सेना के अधिकारी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अपनी पोस्ट में रवीश कुमार लिखते हैं कि भारत का मीडिया चीन को लेकर शांत है, वो ऐसे शांत जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन ने भारत में प्रवेश नहीं किया। क्या मोदी ने ऐसा बयान देकर कोई गलती कर दी है? दोनों देशों के बीच जंग के हालातों की वास्तविकता पर पर्दा पड़ा है, मगर अच्छा है कि जंग ना हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नगर निगम के 8000 सफाई कर्मचारियों ने किया बेमियादी हड़ताल का ऐलान। जी हां दोस्तों, पटना नगर निगम के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के बीच आपसी तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय दैनिक कर्मचारियों ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दैनिक भोगी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने अपनी नियुक्ति स्थायी करने की मांग को लेकर हड़ताल करने का ऐलान किया है। पिछली बार भी किया था वादा, लेकिन पूरा नहीं किया। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी समन्वय समिति की तरफ से हड़ताल का ऐलान समिति के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने किया। इस ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में इसी साल फरवरी में नगर निगम कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। उसके बाद नगर निगम ने आश्वासन दिया था कि जल्द कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी हो जाएगी। नगर निगम के कर्मचारियों ने अफसरों के बयान पर भरोसा कर हड़ताल खत्म कर दी थी, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भी आलम यह है कि बार बार नई तारीख के आने के बाद इन कर्मचारियों को हटाने का फरमान जारी किया जाता है।
चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि कोरोना के विकट परिस्थितियों में भी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने वॉरियर की तरह काम किया। उन्होंने इस संक्रमण की चिंता नहीं की, शहर को साफ रखने में जुटे रहे, पर उनके हित की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। नगर निगम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए सिर्फ पैसे की उगाही की जा रही है। ऐसे समय में अगर दैनिक कर्मचारियों को स्थायी करने के फैसले नहीं होते तो यह हड़ताल चलती रहेगी। कल से 8,000 की संख्या में काम करने वाले चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो सकती है। शहर की सफाई की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं दैनिक भोगी कर्मचारियों के कंधों पर टिकी हुई है। इसी साल फरवरी में हुए व्यापक हड़ताल में पूरा शहर कूड़े में तब्दील हो गया था। देखने वाली बात है कि नगर निगम हड़ताल को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना को समय क्यों नहीं दिया? पूछने वाले चैनलों ने कभी नहीं पूछा कि लॉकडाउन से पहले करोड़ों लोगों को मोदी जी ने समय क्यों नहीं दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कंगना रनौत के मुद्दे पर मीडिया और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई को लेकर मीडिया चैनलों के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है। खेड़ा ने ट्विटर के जरिए मीडिया चैनल्स और मोदी सरकार दोनों पर निशाना साधा है। खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अभी कुछ चैनल पूछ रहे थे कि बीएमसी ने कंगना रनौत को अपने ऑफिस के अनियमित निर्माण को हटाने का समय क्यों नहीं दिया। यह वही चैनल है जिन्होंने प्रधानमंत्री से यह एक बार भी नहीं पूछा कि करोड़ों भारतवासियों को लॉकडाउन करने से पहले समय क्यों नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत मामले में अधीर रंजन बोले, बीजेपी ने केवल चुनावी माइलेज के लिए देश के एक्टर को बिहारी स्टार बनाया। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मशहूर स्टार सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय अभिनेता थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिहारी अभिनेता के रूप में बदल दिया। बीजेपी ने यह महज चुनावी माइलेज हासिल करने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह के न्याय की व्याख्या बिहारी के लिए न्याय के रूप में नहीं की जानी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके कहा कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पिता भी अपने बच्चों के लिए न्याय मांगने के हकदार हैं। सभी के लिए न्याय हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। रिया के पिता एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की। रिया एक बंगाली ब्राह्मण है। गौरतलब है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को रिया को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में रिमांड में लेने से इनकार करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग ली, जो मंजूर हो गई थी। एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए दोपहर 3:30 बजे रिया की सनसनीखेज गिरफ्तारी की। इसके पहले एनसीबी ने 3 दिन तक पूछताछ की थी। रिया चक्रवर्ती को बुधवार सुबह मुंबई के भायखला जेल भेज दिया गया है। मुंबई के एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मंगलवार देर रात 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद रिया को रात में एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे भाजपा विधायक के खिलाफ लगे गो बैक के नारे, एमएलए ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, शहर से बीजेपी के नगर विधायक संजय सरावगी दरभंगा के कबीलपुर पहुंचे तो थे सड़क के शिलान्यास करने, लेकिन वहां विधायक जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का उठा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधायक गो बैक के नारे भी लगाए। देखते ही देखते मामला गर्माता चला गया। विधायक जी ने विरोध प्रदर्शन करने वालों समझाने का लगातार प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहा। बात से बात नहीं बनी तो विधायक जी के समर्थक और विरोध प्रदर्शनकारी आपस में दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। रुक रुक कर कई बार हाथापाई भी हुई, लेकिन गनीमत है कि कोई मारपीट जैसे हालात नहीं बने। विरोध प्रदर्शन करने वाले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य अभिषेक कुमार झा का कहना था कि उनके इस इलाके में इससे पहले भी नाले निर्माण का शिलान्यास किया गया, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। जब चुनाव का समय आया तो फिर सड़क निर्माण का शिलान्यास करने विधायक जी पहुंच गए। ऐसे में सवाल बनता है कि चुनाव के समय सिर्फ शिलान्यास होगा या शिलान्यास के बाद काम भी होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीएसटी मुआवजा बकाये को लेकर केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों में ठनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के तहत कंपनसेशन सेस का भुगतान न किए जाने के मुद्दे पर एक तरह का संवैधानिक संकट मंडराता प्रतीत हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन में कमी से निपटने के लिए हुई जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक में केंद्र की ओर से पेश 2 प्रस्तावों को लगभग सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नामंजूर कर दिया। विपक्षी पार्टियों की ओर से शासित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं ओडिशा जैसे कुछ अन्य राज्यों ने कहा कि वे विकल्पों को तौल रहे हैं। केंद्र का दावा है कि उधार लेने के लिए राज्य बेहतर स्थिति में है। राज्यों का इस पर जवाब है कि केंद्र कर्तव्यबद्ध है और उसकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर है, जो उधार लेने के लिए अहम है। साथ ही उसके पास लेंडर्स के व्यापक विकल्प हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में वित्त मंत्री और परिषद की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण की अगुवाई में केंद्र सरकार ने माना था कि राजस्व में भारी
कमी आई है। साथ ही राज्यों को लंबित बिना भुगतान वाले मुआवजे की भरपाई के लिए उधारी का सुझाव दिया था। केंद्र ने बकाया पूरे जीएसटी मुआवजे का सम्मान करने का वादा करते हुए राजस्व की कमी को 2 श्रेणियों में बांट दिया। एक जीएसटी राजस्व में कमी की वजह से और दूसरा कोविड-19 महामारी की वजह से। केंद्र ने राज्यों को उधारी के लिए 2 फॉर्मूले प्रस्तावित किए और वापस जवाब देने के लिए 7 दिन की विंडो दी। ये 7 दिन की समय सीमा समाप्त हो गई है। आम सहमति बनने की जगह केंद्र बनाम राज्यों की लड़ाई तेज होने की संभावना बन रही है। केंद्र मजबूती से इस मत पर कायम है कि राज्यों को सुविधागत प्रक्रिया के जरिए उधार लेना चाहिए। दूसरी ओर बड़ी संख्या में राज्य अड़े हैं कि केंद्र को उधार लेना चाहिए और उन्हें जीएसटी एक्ट में उल्लेखित वादे के मुताबिक बकाया का भुगतान करना चाहिए। ऐसे में सीधे टकराव और राजनीतिक निहितार्थ की वजह से 19 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक हंगामेदार रहने की संभावना है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।